हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे पहले ब्लॉग में। यह ब्लॉग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगह धौलागिरी। यह उड़ीसा में है। यह जगह इतिहास से भरी हुई है और यहाँ की वाइब्स कुछ अलग ही महसूस हो रही है। आज के ब्लॉग में आपको पूरा सफ़र दिखाऊंगी। यहाँ के व्यूज़, एक सुंदर मंदिर, धौलागिरी का ऐतिहासिक बैकग्राउंड और सबसे एक्साइटिंग लाइट एंड साउंड शो। तो पूरा ब्लॉग जरूर देखिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो चलते हैं आगे। तो अब हम अपनी कार में निकल चुके हैं भुवनेश्वर से धौलागिरी की तरफ। मौसम काफ़ी सुहाना है, हल्का सा ठंडा और बारिश के बाद वाली हरियाली देखकर मन को बहुत सुकून मिल रहा है। ये जो रोड ट्रिप है वो भी एक अनुभव होता है। भुवनेश्वर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी और दुनिया में जा रहे हैं। रास्ते में चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधों की ताज़ा खुशबू आ रही है। ये पूरा एरिया नेचर लवर्स के लिए काफ़ी फेवरेट है। अगर आप भी रोड ट्रिप एंजॉय करते हो तो धौलागिरी का ये रूट आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब हम पहुंच गए हैं धौलागिरी के एंट्रेंस पर। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, खास तौर पर वीकेंड पर लोग घूमने ज़्यादा आते हैं। पार्किंग काफ़ी वेल मेंटेन है। थोड़ी भीड़ भाड़ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है। अब हम एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा इलाका बहुत शांत और दिव्य लग रहा है। गेट के अंदर जाते ही एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंट्री करते ही एक छोटा और बहुत ही सुंदर मंदिर दिख रहा है। मंदिर का आर्किटेक्चर काफ़ी सिंपल लेकिन वाइब्स बहुत ही शांतिपूर्ण है। मैं नहीं जानती कि ये मंदिर किस देवता की है, लेकिन इतना ज़रूर है यह जगह एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मंदिर के सामने एक छोटा सा गार्डन भी है जहां आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल और फ्रेंडली लग रहे हैं। धौलागिरी की हिस्ट्री बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग है। यह वही जगह है जहां मशहूर कलिंग युद्ध हुआ था, जो 261 BC में मौर्य सम्राट अशोक ने लड़ा था। यह युद्ध एक काफ़ी कठोर और विनाशकारी लड़ाई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। कहा जाता है कि जब अशोक ने दया नदी को खून से लाल देखा तो उन्होंने युद्ध और हिंसा से अपने कदम पीछे कर लिए और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। यहीं पर अशोक ने अपना परिवर्तन अनुभव किया और शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म को समर्थन दिया। यह स्तूप और यहाँ की नक्काशी उसी परिवर्तन का प्रतीक है। धौलागिरी के मुख्य आकर्षण शांति स्तूप पर खड़े हैं। यहाँ की आर्किटेक्चर बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। यह सफ़ेद रंग का स्तूप एकदम शुद्ध और शांतिपूर्ण लग रहा है। स्तूप के चारों ओर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाती है। एक तरफ उनकी ज्ञान प्राप्ति को दर्शाया गया है तो दूसरी तरफ पहला उपदेश और शिक्षाओं के पल कैप्चर किए गए हैं। तो दोस्तों, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट धौलागिरी का लाइट एंड साउंड शो है जो शुरू होने वाला है। यह शो अशोक के युद्ध से लेकर उनके परिवर्तन तक की कहानी बताता है।
दोस्तों ये शो विजुअली बहुत ही शानदार है। लाइट का उपयोग और आवाज़ का नरेशन दोनों बेहद प्रभावशाली है। ये पूरा अनुभव ऐसा लग रहा है जैसे हम इतिहास में वापस चले गए। इंसानी सभ्यता की नई कहानी, नई इबादत लिखी है। इस गिरिखंड में लोग मारे गए, कत्लो गारत हुए, हिंसा का ऐसा नंगा खेल खेला गया कि हिंसा करने वाले का मन भी भरा है। हैवानियत के बीच इंसानियत फिर से पैर वाली लगी। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की मजबूत जड़ें पहाड़ी चट्टानों, अंधेरे जंगलों, उफनती नदियों और महासागरों को जीत दी सरहद पार कर फैल गई। और इसी धरती से इंसानियत का नया स्वर इस गिरिखंड से टकरा समस्त विश्व में गूंज उठा। समस्त मानव मेरी संतान है। मैं अपनी संतानों के लिए क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ उनका भला, उनकी खुशी, इस संसार में भी और इसके बाद वाले संसार में भी। समस्त मानव जाति के लिए यही कामना है। तुम शायद ये समझ नहीं सकते कि मेरी ये कामना किस हद तक है, और यदि तुम में से कुछ इसे समझ भी जाए तो भी तुम इस कामना की शिद्दत को पूरी तरह नहीं समझ सकते। मैं अहिंसा के उसी नाद का प्रतीक हूं जिसने इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांध रखा है, जिसका होना इंसानियत का होना है। यही भाईचारे की सच्ची परिभाषा भी है। सम्राट अशोक की ऐतिहासिक कहानी प्रारंभ होती है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य से। ईसा की 4वीं शताब्दी का अंत एक बटी हुई राजनीतिक स्थिति के शुरुआत का समय था। देश, जन, विश्व, ग्राम, कुल और राज्यों में बटे हुए थे। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शासक, अलग अलग शासन व्यवस्था, अलग अलग कायदे कानून। समय आया ईसा पूर्व 321 का। 25 साल का नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि राजा नंद के मुकाबले उसकी फौजी ताकत कम थी, लेकिन कौटिल्य जैसे गुरु की कूटनीतिक चालें नंद की फौज पे भारी पड़ी। सुनो चंद्रगुप्त, तुम्हें अगर नंद का समूह नाश करना है तो धैर्य से काम लेना होगा, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। भूखे को अगर थाली की गर्म खिचड़ी खानी हो तो बीच में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। इससे हाथ तो जलता ही है, मुंह भी जलेगा और पेट में छाले पड़ जाएंगे। इसलिए चंद्रगुप्त, खिचड़ी को किनारे से खाते हुए बीच की ओर बढ़ो। इस तरह बिना खुद को आहत किए तुम आखिरी दाने तक को खा सकते हो। ठीक उसी प्रकार तुम्हें नंद के राज्य पर विजय प्राप्त करनी है। मेरे बताए मार्ग पर चलो। वो समय दूर नहीं जब सत्ता का केंद्र तुम्हारे हाथों में होगा। तुम अधिपति बनोगे। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ शुरू हुई। लक्ष्य था केंद्र पर अधिकार जमाना। गंगा किनारे का प्रदेश चंद्रगुप्त की मुट्ठी में आ गया। इसी बीच सिकंदर भारत से वापस लौटे। सिकंदर के चले जाने से जो खालीपन पैदा हुआ, चंद्रगुप्त ने उसका भरपूर फायदा उठाया। चंद्रगुप्त उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता चला। इन प्रदेशों को तेजी से अपने कब्जे में करता सिंधु नदी तक जा पहुंचा। उसकी नजर सिंधु पार के इलाके पर, लेकिन वहां शासन था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त रुक गए। उनकी नजर मध्य भारत पर पड़ी। उसने नर्मदा के उत्तर में स्थित प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन सिंधु पार के इलाकों को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत अभी भी दिल में कसमसा रही थी। साल था ईसा पूर्व 305 का। चंद्रगुप्त सेल्यूकस से जा भिड़ा। चंद्रगुप्त के
सिंधु के बड़े भूभाग पर कब्जा जमा लिया। बंगाल से लेकर हिंदू कुश और हिमालय से लेकर नर्मदा तक के प्रदेश चंद्रगुप्त की छत्र छाया में आ गए। एक नए युग, नई व्यवस्था ने बीज से पौधे का रूप दे लिया। राज्य साम्राज्य में बदल गए और जन्म हुआ दुर्जय मौर्य साम्राज्य का। ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बन गए। अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप जैन मुनियों के साथ दक्षिण की ओर चले गए तथा जैन रीति के अनुसार अनाहार द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने विशाल मौर्य साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का सपना बिंदुसार का सपना बना। उसने दक्षिण पर आक्रमण कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण में मैसूर तक कर दिया। उसने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच के समस्त प्रदेशों को जीतकर मौर्य साम्राज्य के अधीन कर लिया। भारत के विशाल भूभाग पर मौर्य के रथ की विजय पताका लहराते दौड़ लगी। लगभग सारा उपमहाद्वीप मौर्यों के कब्जे में आ गया। सिर्फ एक क्षेत्र था जो अब भी उनकी पहुंच से बाहर था। वो था पूर्वी तट कलिंग। कलिंग आजाद अविजित था। उसने विजयी मौर्य रथों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया था। कलिंग की सीमा पर अब भी कलिंग का ही ध्वज लहरा रहा था। बिंदुसार की कई पत्नियों में से एक थी धर्मा। उसी के गर्भ से जन्म लिया बालक अशोक ने। अशोक के जन्म और उसके पराक्रम की भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने पहले ही कर दी थी। एक ऐसा राजा इस धरती पर जन्म लेगा जो पराक्रमी होगा, धर्म ध्वजा को थामेगा और धर्म के विचार को सागर पार तक ले जाएगा। भविष्य अशोक की राह देख रहा था। अपने कई भाइयों में छोटा अशोक मेधावी था। गुरु की बताई बातों को फौरन समझ लेता। शस्त्र चलाने का खेल उसे खूब भाता था। दुश्मन के वार से किस तरह बचना है, शत्रु को कैसे अपनी तलवार के नोक के नीचे लाना है, ये कला उसने बचपन में ही सीखी थी। शस्त्र कला के अभ्यास में वो अक्सर अपने बड़े भाई सुशील को परास्त कर देता था। वाह अद्भुत! अशोक मेरे पुत्र, तुम्हारा भाई सुशील तुमसे ज्येष्ठ, उम्र में तुमसे बड़े, लेकिन शस्त्र चलाने को तुम्हारी अद्भुत क्षमता और पराक्रम के आगे तुमसे छोटे हो जाते हैं। तुम दोनों मुझे प्रिय हो पुत्र। तुम पितामह चंद्रगुप्त के पौत्र, मौर्य साम्राज्य के भावी संरक्षक। तुम्हारी देखरेख में मौर्य वंश और साम्राज्य वैसे ही सुरक्षित रहेगा जैसे मां की गोद में और पिता की छाया में शिशु। पुत्र अशोक, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हारे कंधे पर साम्राज्य के एक हिस्से की देखरेख का भार सौंप थोड़ा निश्चिंत हो सको। राजकाज में रुचि लेना प्रारंभ करो पुत्र। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को राजकाज के कामों में लगाया। उसकी प्रतिभा पर गहरा भरोसा दिखाया। पिता का ये अगाध प्रेम और अशोक के प्रति बढ़ते अनुराग से सुशील व्याकुल हो उठा। अपने पिता की संतानों में मैं ज्येष्ठ। राज की जो बागडोर मेरे कंधे पे होनी चाहिए वो अशोक के कंधे पे डाली जा रही है। पिता का अशोक के प्रति यह अनुराग मन शंकित होता है। सुशील बेचैन था और अशोक लगन धैर्य के साथ प्रांतों को नियंत्रित करने के कार्य में लग गया। अपने साहस, बुद्धि और नियंत्रण करने की अद्भुत क्षमता ने अशोक की लोकप्रियता में चार चांद लगाना शुरू कर दिया।
प्रांतों को नियंत्रित करने की क्षमता से जहां एक तरफ हिंदुस्तान का भरोसा अशोक के प्रति बढ़ता जा रहा था, वहीं युवराज सुशील का भावी सम्राट बनने का भरोसा डगमगाने लगा। युवराज होने के बावजूद अशोक उसे प्रतिद्वंदी की तरह नजर आने लगा। सुदूर उत्तर पश्चिम तक्षशिला के प्रांत में असंतोष बढ़ने लगा था। फौजी गुटबाजी शुरू हो गई थी। एक प्रांत के अंदर कई सैन्य दल बन गए थे। उनकी आपस की खींचतान और असंतोष से तक्षशिला करने लगा। सुशील के लिए यही अवसर था जब वो अशोक को पिता बिंदुसार की नजरों से दूर कर सकता था। सुशील ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। तक्षशिला में बढ़ती अशांति और असंतोष ने मौर्य साम्राज्य को संकट में डाल दिया। तक्षशिला की रियासतें आपस में शत्रुता पाली हुई है। रियासतों के सैन्य दल आपस में लड़ रहे हैं। यदि इसे शीघ्र रोका नहीं गया तो वह दिन दूर नहीं जब तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देगा। राणा चंद्र थे कटे पिटे शब्द, अपने पतियों की मौत के शोक में विलाप करती स्त्रियां, लहू से कीचड़ बनाए राजमार्ग, शवों के विशाल ढेर, चील, गिद्ध, भेड़िए और सियारों के संवेद गीत। अशोक का हृदय दुख, करुणा और ग्लानि से भर उठा। विजय गर्व कि कलिंग की भूमि मेरा स्वागत करेगी, लेकिन विजय राजा की तरह फूलों की वर्षा, चंदन और कुमकुम से मेरे माथे पर तिलक होगा। आज मेरे कर्म, तेरे मस्तक पर तिलक की जगह रक्त रंजित कीचड़ खुदा, मेरे स्वागत को पीछे मुर्दा शरीर, कटे हुए मानव अंगों के ढेर, सियार और भेड़िए गा रहे हैं विजय की। वातावरण में सिर्फ दुर्गंध, मुर्दा शवों की दुर्गंध। क्या यही है मेरी यशभूमि? यही है मेरा पराक्रम? यदि विजय है तो पराजय क्या? ये विजय है या पराजय? न्याय है या अन्याय? ये वीरता है या कायरता? क्या निरपराध बच्चों और स्त्रियों की हत्या ही वीरता है? मैंने जो किया है, क्या यही है मेरा साम्राज्य विस्तार और सहिष्णुता? किसी के पति मारे गए, किसी के पिता, किसी के बच्चे, तो किसी के दुर्पन, मुर्दा शवों के ढेर, हीरा। ये विजय प्रतीक है या पराजय की भूमि? चील और कौवे संदेश वाहक है उस दुराचारी की मृत्यु के जिसने ये कर्म किया। प्रभु, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? मेरे प्रभु, अपनी शरण में ले लो ईश्वर, अपनी शरण में ले लो, मुझे थाम लो। प्रभु शांति चाहिए मुझे, मेरे प्रभु शांति चाहिए। बौद्ध संत उपगुप्त और मंजूश्री ने अशांत व्यथित शोकाकुल अशोक के माथे पर स्नेह का हाथ रखा, उसकी उंगली थामी और हिंसा के मार्ग से अहिंसा के मार्ग पर लेकर चलते चले गए। उसने हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपना धर्म बना दिया। अशोक बुद्ध के मार्ग पर चल निकले और कहे गए देवन प्रिय, देवताओं के प्रिय, प्रिय दासी।
कलिंग, जहां अशोक ने युद्ध लड़ा, उसके हृदय का सबसे प्रिय प्रदेश बन गया। धौली की जो दया नदी रक्त से लाल हो गई थी, उसी दया नदी के तट पर बसे धौलीगिरी में अशोक ने कई चैत्य और स्तूप बनवाए, शांति संदेशों के स्तंभ खड़े करवा दिए। कलिंग के ये शिलालेख मानवीय समाज, न्याय और आदर्श की बात करते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को अंगीकार किया। अहिंसा ही उसका मार्ग था। इंसान ही नहीं, पशुओं, जीव जंतुओं की हिंसा पर भी रोक लगा दी गई। शाकाहार का विचार दिया। जाति पाति के भेद खत्म कर दिए गए। लोक कल्याण और जनहित उसके शासन के मंत्र बन गए। जो पशुओं और मनुष्यों को छाया देंगे। प्रत्येक 9 मील की दूरी पर मैंने आम के बागीचे लगवाए और ऊन खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, कई ग्राम बनवाए। मैंने ये सब इसलिए किया है कि मेरी प्रजा धर्म के अनुसार आचरण करे। धर्म की नीति को लागू करने के लिए उसने धर्माधिकारी नियुक्त किए और धर्म के विस्तार के लिए कई शांति संदेशकों को देश विदेश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, इजिप्ट, सीरिया और मैसेडोनिया के इलाकों में अशोक के शांति दूत अहिंसा के विचार को लेकर गए और बुद्ध के विचार का प्रसार किया। लगभग 40 वर्षों तक साम्राज्य का संचालन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने देह त्याग किया। अशोक के शांति संदेश उसकी राजनीतिक समझ की गौरव गाथा कहते नजर आते हैं और आज भी अंधेरे में रोशनी फैलाने का काम करते हैं। संभवतः अशोक दुनिया का पहला ऐसा सम्राट था जिसने साम्राज्यवाद के विचार को लोक कल्याण और जनहित के संदर्भों में समझा और उसे लागू भी किया। हिंसा के विरोध में अहिंसा के बौद्ध दर्शन को जन जन तक पहुंचाया। धौली में अहिंसा का प्रतीक स्वरूप एक बौद्ध स्तूप और एक हाथी का स्वरूप यहाँ बना हुआ है, जो अहिंसा के उसी विचार का प्रतीक है। मेरे नाद में महान अशोक का नाद भी मिला हुआ है। मैं नाद हूं शांति का। साउंड शो के बाद जब हम बाहर आए तो यहाँ एक छोटी सी मार्केट थी। चारों तरफ बहुत छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने के स्टॉल्स थे, जहाँ चाट, समोसे, पकौड़े, गन्ने का जूस, हम लोग ने जूस पिया, कुछ खाए हम लोग। यहाँ हैंडीक्राफ्ट के आइटम भी मिल रहे थे, लकड़ी के सामान थे, हैंड्स बैग थे, ज्वेलरी थे, गिफ्ट आइटम भी था, हम लोग ने भी लिया। यह मार्केट परफेक्ट है। अगर आप सब लेना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं, ये सब जरूर लीजिए। यहाँ की तो दोस्तों, आज का अनुभव एकदम अद्भुत था। धौलागिरी की हिस्ट्री, यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वाइब्स काफी दिल को छूने वाली थी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।